नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी तभी लागू होगी जब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटेगा। और सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटा नहीं रहा है, क्योंकि सरकार वित्तीय स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति का हवाला देकर सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को लगा कर रखा है। और सरकार न ही अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पे छूट दे रहा है और न ही पेंशन रिवीजन कर रहा है, क्योंकि दोनों आपस में लिंकेज है। जब तक वेतन समझौता नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक सवाल आता है कि जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं हटा पा रहे क्योंकि कंपनी में घाटा है, कंपनी में फायदा नहीं हो रहा है। कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट में तो है लेकिन नेट प्रॉफिट में नहीं आ रही है। अभी ऐसे में क्या है कि कंपनी नेट प्रॉफिट में आने में कम से कम 3 से 4 साल लगेगा, तो क्या वेतन समझौता 3 से 4 साल तक नहीं होगा? देखिए एक सवाल आता है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाने के लिए कुछ ऐसा तरीका है जो कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के पास है, या फिर ऐसा लाया जा सकता है जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में कुछ समय के लिए राहत हो जाए, एक्सेप्शन मिल जाए, रिलैक्सेशन मिल जाए, जिसकी वजह से सिर्फ अभी के लिए थर्ड पीआर से लागू हो जाए, इन फ्यूचर भले वापस से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को लगा दें। तो क्या फिलहाल के लिए कोई तरीका है या फिर नहीं? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, बीएसएनएल में तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी को लेकर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज जो सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। सरकार का तर्क सरल है, क्योंकि कंपनी घाटे में है इसलिए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती। यही तर्क है सरकार का। लेकिन यूनियनों ने और पेंशनर्स एसोसिएशन के पास इसके खिलाफ मजबूत कानूनी वित्तीय तर्क है। यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस जानकारी को। सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की कानूनी चुनौतियां यानी कि जो रुकावटें हैं वो देख लेते हैं। यूनियनों का मुख्य तर्क ये है कि बीएसएनएल की स्थिति यानी कि अन्य पीएसयू से अलग है, यानी कि एक विशेष केस मान लो बीएसएनएल को, इसके लिए कुछ लीगल बैकअप का भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि डीपीए गाइडलाइंस का उल्लंघन की अगर बात करें। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि डीपीए के नियम क्या कहते हैं? नियम ये कहते हैं कि वेतन वृद्धि कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करेगी। लेकिन यूनियन ने तर्क देती है कि बीएसएनएल का घाटा व्यावसायिक विफलता यानी कि कमर्शियल फेलियर नहीं है, बल्कि सरकार की नीति यानी कि पॉलिसीज डिसीजन, जो बड़े अधिकारियों ने डिसीजन लिए उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है। जैसे 4G स्पेक्ट्रम में देरी हुई, 2G और 3G बंद करना, बहुत सारी ऐसे प्लानिंग के तहत जो डिसीजन लिए गए थे उन्हीं का रिजल्ट है। अभी बीच में जो जैसे कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को 2016 में ये निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से, मतलब वो सक्षम थे इसलिए उन्होंने 4G रोल आउट कर दिया। लेकिन बीएसएनएल में जो 4G रोल आउट करने में देरी हुई है, सरकार ने बीएसएनएल को अपनी क्षमता के अनुसार 4G रोल आउट करने के लिए 7 साल के बाद का समय दिया था। ये भी एक दिक्कत हो सकता है। समान कार्य और समान वेतन की अगर बात करूं तो पेंशनर्स के लिए सबसे मजबूत कानूनी आधार ये है कि पेंशन और वेतन वृद्धि पेंशन रिवीजन को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से नहीं जोड़ा जा सकता है। पेंशन का भुगतान सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के समेकित कोष से होता है, न कि बीएसएनएल के मुनाफे से। तो इसलिए पेंशनर्स का तो पूरा जो केस है वो पूरी तरीके से अलग हो गया वेतन से। हाँ, वेतन समझौते को आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वर्किंग कर्मचारी अभी फिलहाल बीएसएनएल में है और उनका मुनाफा या फिर घाटे की वजह से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को उसको जोड़ के रख सकते हो उनके वेतन समझौते को। केरल हाईकोर्ट के रुख की अगर बात करूं तो हाल के कई फैसलों में अदालतों ने संकेत दिया है कि कर्मचारी के अधिकारों को केवल घाटे के आधार पर अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अनिश्चित काल यानी कि रोका जा चुका है। 9 साल हो गए भाई साहब। 9 साल के बाद अभी अगर बात करें तो और भी देरी होती जा रही है। 25 को जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर साइन हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का जो फाइल तैयार हुई थी वो उसका अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। 25 अक्टूबर को हुई थी और अभी कितना हो गया है? मई आने वाला है, अप्रैल खत्म होने वाला है। देखा जाए तो 6 से 8 महीने होने वाले हैं उस बात को, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये समझौता अनिश्चित काल के लिए रुक गया है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पर एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है, डोट अप्रूवल नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 20 अप्रैल को जो पेंशन रिवीजन का डीलिंकिंग होना है वो उसका भी फैसला अभी आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो भी टाल दिया गया था। अभी 30 मार्च को होने वाला था डीलिंकिंग, लेकिन फिर आगे उस फैसले को टाल दिया गया, 20 अप्रैल को कर दिया गया। तो मतलब ये टलते जा रहे हैं फैसले, कुछ हो नहीं रहा है इनका। वित्तीय मॉडल और छूट एक्सेप्शन क्यों जायज है देख लेते हैं। यूनियनों ने
सरकार को एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो साबित करता है कि बीएसएनएल को इस नियम से बाहर रखना तकनीकी रूप से सही है या फिर नहीं। देखिए, स्टाफ की लागत की कमी की अगर बात करूं तो वीआरएस 2019 के बाद बीएसएनएल का स्टाफ खर्च 50% से अधिक कम हो गया था। अब वेतन वृद्धि का बोझ कंपनी आसानी से उठा सकती है देखा जाए तो, क्योंकि वीआरएस के तहत जो वीआरएस लिया था बहुत सारे कर्मचारियों ने, तो 50% कर्मचारियों ने एक साथ 2019 या फिर 2020 में वीआरएस लिया था अपनी स्वेच्छा से, यानी कि रिटायरमेंट लिया था। तो रिटायरमेंट के बाद उनकी सैलरी का बोझ कम हुआ, तो देखा जाए तो वेतन वृद्धि को लागू करना उतनी सैलरी जो बचा हुआ पैसा है उतने में काफ़ी है। अगर सरकारी लायबिलिटी की बात करूं, पेंशन का बोझ पूरी तरीके से सरकार पर है रूल 37A के तहत देखा जाए तो। अंततः देखिए, पेंशन रिवीजन को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के दायरे में लाना कानूनी रूप से गलत है देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल उनके साथ है, कानूनी सुरक्षा कवच साथ है। अभी रणनीतिक महत्व की बात करूं तो बीएसएनएल को एक सोशल आर्म, सामाजिक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि शुद्ध लाभ कमाने वाली संस्था। आपदा और ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की सेवा पब्लिक सर्विस है, यानी कि देखा जाए तो जहां पर आपदा है या फिर ग्रामीण सेवा है, जो सरकारी सेवाएं हैं यानी कि सरकारी ऑफिस वगैरह हो गए, आर्मी वगैरह हो गए, या फिर सरकारी जो भी सुरक्षा की और गुप्त चीज़ें जितनी भी हो गई, सभी में बीएसएनएल को यूज़ किया जाता है। तो जो बीएसएनएल है उसको एक कंपनी की तरह मत देखो, इसकी तरह देखो कि बीएसएनएल विशेष केस है और बीएसएनएल का मार्केट में रहना कितना ज़रूरी है। अगर बीएसएनएल मार्केट में नहीं हुआ तो सरकारी चीज़ों में जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, सरकारी चीज़ों में जो बीएसएनएल के नेटवर्क को यूज़ करते हैं, उसकी जगह क्या यूज़ करोगे? क्या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क को यूज़ करोगे? अगर ऐसा कर दिया तो जो गोपनीयता है या फिर जो प्राइवेसी है वो चली जाएगी। इसीलिए बीएसएनएल को मार्केट में रहना। तो फिलहाल ये अपडेट थी 20 अप्रैल को। देखते हैं, कानूनी लड़ाई है और साथ में धरना प्रदर्शन भी होने वाला कर्मचारियों की ओर से, तो उसमें भी कुछ नई जीत हासिल होगी ही सही। मैं शुभकामनाएं देता हूँ 20 अप्रैल के लिए। फिलहाल ये जानकारी थी। जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।